तो आज हम बात करते हैं डेटा टाइप्स की। आज हम देखेंगे कि पाइथन में कौन कौन से डेटा टाइप का सपोर्ट है, कैसे पाइथन के डेटा टाइप का यूज या उनका रिप्रेजेंटेशन दूसरी लैंग्वेज से डिफरेंट है। या आप ऐसा कह सकते हो कि जैसे हम दूसरी पुरानी लैंग्वेजेस या कहना चाहिए दूसरे लैंग्वेजेस की बात करते हैं, जैसे C++, जावा, और उनके डेटा टाइप के बारे में बात करते हैं, तो सबका एक पर्टिकुलर साइज होता है, उसके अकॉर्डिंग उनके रेंजेस होते हैं, जिस पर्टिकुलर रेंज में आप वैल्यूज को ले सकते हो। क्या कुछ ऐसा ही पाइथन में होता है या नहीं होता है, तो ऐसा क्यों है? तो आज हम कवर करेंगे डेटा टाइप्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है, जो दूसरे लैंग्वेज के कंपैरिजन में पाइथन को डिफरेंशिएट करता है दूसरे लैंग्वेज के टर्म में। देन न्यूमेरिक टाइप क्या होता है, क्यों पाइथन का इंटीजर 24 बाइट्स लेता है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीजर हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें जैसे दूसरी लैंग्वेजेस में डेटा टाइप्स होते हैं, यहां भी हमारे पास डेटा टाइप होते हैं, लेकिन अगर अपन स्पेसिफिकली बात करें तो यहां आपको डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि अगर हम C++ और जावा की बात करते हैं और मुझे 10, 20 या 50 या 1000 या कोई इंटीजर वैल्यू मुझे स्टोर करनी है, तो मुझे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है और साथ में मुझे उसका डेटा टाइप भी बताना पड़ता है। जैसे कि अगर अपन C++ या जावा की बात करें, तो अगर मान लो मेरे को एक ए वेरिएबल लेना है और ए वेरिएबल में कोई इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है, तो मुझे सिंपल लिखना पड़ेगा इंट, और इंट के बाद स्पेस और ए और सेमीकोलन। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ एक ऐसा वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप की वैल्यू को होल्ड कर सकता है, जो कि एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को रेफर करेगा। ठीक है, तो अगर पहला बेसिक डिफरेंस देखें तो पाइथन में आपको स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता कौन सा डेटा टाइप लेना है, आप डायरेक्टली लिख दो A=10, तो कंपाइलर अपने आप समझ जाएगा, या जो उसका इंटरप्रेटर है वो अपने आप समझ जाएगा कि ए के पास 10 वैल्यू है जो कि इंटीजर टाइप का है। वैल्यू देख के वो ऑटोमेटिकली इंटरप्रिटेट कर लेगा। So, although a programmer is not allowed to mention the data type while creating variable in his program in Python, but Python internally allots different data types to variable depending on their declaration style and values. ठीक है, तो पाइथन में हमें डेटा टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन इंटरनली हमारे पास डिफरेंट एलोकेशन मैकेनिज्म है, डिफरेंट अलॉटिंग मैकेनिज्म है, या आप ऐसा कह सकते हो डिफरेंट डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं जो कि यूजर अपने नीड के अकॉर्डिंग यूज कर सकता है। लेकिन यूजर को स्पेसिफिकली बताने की जरूरत नहीं है कि आप किस टाइप का डेटा टाइप लेने वाले हो, आप उसको बार बार वैल्यूज के अकॉर्डिंग अपने आप समझा सकते हो। जैसे मैंने A=10 बोला तो अपने आप इंटीजर समझेगा, A=10.5 बोलूंगा तो फ्लोट समझेगा, कुछ ऐसा। ठीक है, अगर हम ओवरऑल बात करें तो 14 डेटा टाइप का सपोर्ट है आपके पाइथन में, जिसको हम टोटल 6 कैटेगरीज में रखते हैं। कैसे? जैसे न्यूमेरिक टाइप हो गया, बूलियन टाइप हो गया, सीक्वेंस टाइप हो गया, सेट टाइप हो गया, मैपिंग टाइप हो गया, और नन टाइप भी एक होता है जो कि हम सबसिक्वेंट क्लासेस में देखते चलेंगे। ठीक है, अगर हम बेसिक डेटा टाइप की बात करें तो न्यूमेरिक टाइप में आपके पास 3 वर्जन्स हैं, इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। इंटीजर वैल्यूज के लिए, फ्लोट डेसिमल वैल्यूज के लिए। यहां डबल का कंसेप्ट नहीं है, डेसिमल वैल्यू मतलब फ्लोट, फिर कॉम्प्लेक्स A+IB आयोटा नोटेशन के साथ जो आप लेते हैं उसके लिए कॉम्प्लेक्स है। बूलियन टाइप में बूलियन, बूल, ट्रू और फॉल्स के लिए। ठीक है, सीक्वेंस टाइप में स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग के लिए str है, देन लिस्ट है, बाइट्स है, बाइट एरे है, टपल है। सेट टाइप में सेट, फ्रोजन सेट, मैपिंग टाइप में डिक्शनरी, डिक्ट, और नन टाइप में आपका नन टाइप हो गया। ठीक है, तो ये हम सबसिक्वेंट क्लासेस में एक एक करके देखते जाएंगे। आज हम डिस्कस करेंगे इंटीजर के लिए, और उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको रिकैप करवाना चाहता हूं पुरानी लैंग्वेजेस C और C++ में, जिससे आपको डिफरेंसेस एप्रोप्रिएटली पता चल पाए। जैसे इन जनरल अगर मैं बात करूं तो और C और C++ की बात करते हैं अपन सबसे पहले। तो आपने देखा होगा कि अगर मुझे इंटीजर टाइप की वैल्यूज लेनी है C या C++ में, अगर मुझे इंटीजर टाइप की वैल्यू लेनी है तो मेरे पास था इंट, या सबसे पहले बात करें तो मेरे पास होता था शॉर्ट, SHORT। ठीक है, उसके बाद होता था इंट, और एक आपने पढ़ा होगा लॉन्ग। ये 3 वैरायटीज होती थी इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए, या इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। ठीक है, सब में अंतर क्या था? साइज का अंतर था। अगर साइज का अंतर था तो बट ऑब्वियसली उसके रेंजेस डिफरेंट है।
रेंज डिफरेंट है। मतलब अगर अपन शॉर्ट की बात करें सी और सी प्लस प्लस में, तो ये 2 बाइट का था, और 2 बाइट्स का मतलब इसका साइज जो हो गया वो 2 बाइट का था। और इसकी रेंज की बात करें, रेंज मतलब कहां से कहां तक वैल्यूज ले पाएंगे, तो रेंज की बात करें तो रेंज जो था आपका -32768 टू 3276 तक था। ठीक है, तो अगर आप देखो हमारे पास अगर इंटीजर डेटा टाइप लेना होता या इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करना होता सी या सी प्लस प्लस में अपन अगर बात करें, तो सी और सी प्लस प्लस में हमारे पास एक है शॉर्ट, एक है इंट, एक है लॉन्ग। शॉर्ट 2 बाइट्स का, रेंज हो गया इसका -32768 टू 32767। इस रेंज का मतलब ये हुआ आप नेगेटिव में इतनी वैल्यूज तक जा सकते हैं और पॉजिटिव में इतनी बड़ी वैल्यूज ले सकते हैं। इसका मतलब इससे बड़ी वैल्यू जैसे ही लोगे ये नेगेटिव रेंज में चला जाएगा, प्रोग्राम आपका चलेगा, प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे ही आपने इससे बड़ी वैल्यू लेने की कोशिश की सी और सी प्लस में, आपके निगेटिव रेंज में फिर से रोटेट होने लगेगा। ठीक है, अब अगर अपन बात करें इंटीजर की, तो इंटीजर जो होता है 2 वैरायटीज में पाया जाता है सी और सी प्लस में। 2 बाइट का भी होता है इंटीजर, अगर आपका कंपाइलर 16 बिट का है तो, और 4 बाइट्स का होगा इंटीजर अगर कंपाइलर आपका 32 बिट का है तो। समझना अच्छे से। अगर हम बात करें सी और सी प्लस प्लस की, तो अगर आप 16 बिट का कंपाइलर यूज कर रहे हैं तो साइज हुआ 2 बाइट्स, अगर आप 32 बिट का कंपाइलर यूज कर रहे हैं तो 4 बाइट्स। तो अगर 2 बाइट्स का हुआ तो रेंज तो सेम होगी -32768 टू 32767। लेकिन अगर आपने 4 बाइट्स की बात कर दी तो 4 बाइट्स में इसका रेंज बढ़ जाएगा और रेंज होगा -2,147, 483, 648। ठीक है, नेगेटिव रेंज हुआ यहां से लेकर टू, आप बोलोगे -2,147, 483, 648 टू 2,147, 483 से 647 तक, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, अब ये बाय डिफॉल्ट किस नेचर के होते हैं? साइंड नेचर के होते हैं। ये सब सारे के सारे साइंड है, मतलब जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों लेना है, तो बाय डिफॉल्ट नेचर साइंड होता है। तो आपने इंट ए लिखा, अगर आपने सिंपल लिखा इंट ए सी या सी प्लस प्लस में, तो बट ऑब्वियस है बाय डिफॉल्ट साइंड है, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। अगर अनसाइंड लेना है, पॉजिटिव रेंज, केवल पॉजिटिव रेंज लेना चाहते हो, केवल पॉजिटिव, तो आपको लिखना पड़ेगा अनसाइंड इंटीजर ए। पॉजिटिव रेंज लेने के लिए क्या करो, इन दोनों को ऐड कर दो, नेगेटिव साइन हटा के। तो अगर आप शॉर्ट की बात करोगे तो 02655535 हो जाएगा। वैसे ही अगर 2 बाइट की बात करोगे, अगर इंटीजर 2 बाइट का है तो रेंज हो जाएगा 0 to 65535। अगर आपने 4 बाइट्स लिया है तो इन दोनों को ऐड कर दो, जो भी आएगी वैल्यू वो आपका अनसाइंड इंट का आ जाएगा 4 बाइट्स के केस में। ठीक है, अगर 32 बिट का कंपाइलर है तो। ठीक है, और इसको चेक करने का तरीका बड़ा ही इजी है, साइज ऑफ ऑपरेटर आपके पास होता ही है, उससे आप चेक कर सकते हो कितने बाइट का आपका क्या कहते हैं कितना बाइट साइज ले रहा है या कितने बिट का कंपाइलर है। ठीक है, कंपाइलर के वर्जन को भी चेक करके आप पता कर सकते हैं, तो ये तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है। तो यहां तो मुझे समझ में आ रहा है सी और सी प्लस प्लस में हमारे पास एक साइज है, उस साइज को आपको फॉलो करना है, एक रेंज है, उस रेंज की बाउंड्री में आपको चलना है। मतलब अगर आपने पॉजिटिव ले लिया और इंटीजर 2 बाइट्स का है, मतलब 16 बिट का कंपाइलर यूज कर रहे हो, तो आप 0 to 65535 से ऊपर की वैल्यूज नहीं ले सकते हो, ना ही 0 से नीचे, मतलब नेगेटिव वैल्यूज भी आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। अब अगर लॉन्ग की बात करें तो लॉन्ग भी आपका 4 बाइट्स का होता है। ठीक है, तो बट ऑब्वियस है इसका साइज भी ये वाला हो जाएगा, ये जो आपका 4 बाइट का इंटीजर है तो यही वाला साइज आपका हो जाएगा। ठीक है, अब ये बात तो हमें समझ में आ गई, इतनी बातें तो क्लियर हो गई। अब बात करते हैं, अगर यही बात अगर हम जावा के लिए करते हैं, ठीक है, तो जावा में समझना आप, अगर हम इसी बात को जावा के लिए करते हैं तो सेम कंडीशन अगर अपन जावा के लिए बात करें तो जावा में आपका, अगर इसको हम चेंज कर देते हैं, मैं स्लाइड को रुक जाओ चेंज करता हूं, स्लाइड को एक स्लाइड और बढ़ा देता हूं। अब इसी में हमने देखा
कि अगर हम जावा की बात करते हैं तो जावा में क्या होता है, देखो इंटीजर की बात कर रहा हूं अभी केवल मैं, तो जावा में भी हमारे पास इंटीजर के केस में 3 वैरायटीज है, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग। ठीक है, अब अगर हम शॉर्ट की बात करेंगे तो बट ऑब्वियसली 2 बाइट्स का है, इंटीजर यहां 4 बाइट्स का होता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ कंपाइलर 4 बाइट्स का होगा, लॉन्ग यहां 8 बाइट्स का होता है। ठीक है, अगर 2 बाइट्स का होगा तो -32768232767, ये आपको मैंने बता दिया। 4 बाइट का भी मैंने आपको बता दिया कि -2,187,483,648, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, 2 पूरा का पूरा पॉजिटिव वैल्यू। अब अगर 8 बाइट का है तो ये बहुत ही बड़ी वैल्यू हो जाएगी, -223,036, 6 है आपका, 854, this is 5, 854, 775, 808, 775, 808, बहुत बड़ी वैल्यू हो गई। मतलब अगर आपको इंटीजर लेना है तो ऐसा आप ले सकते हो, 808 है। ठीक है, अब इसका पॉजिटिव में चला जाएगा, ये नेगेटिव था रेंज, अब पॉजिटिव में 9,223, 372, 036, 854, 775, 808। ठीक है, तो ये अब मुझे समझ में आ गया कि क्या कहते हैं, अगर C++ और जावा की बात करते हैं तो तीनों के पास 3 वैरायटीज हैं, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। ठीक है, अगर डिफरेंस है तो साइज में केवल डिफरेंस है। इसका मतलब अगर हम जावा में बात करेंगे तो हम इंटीजर डेटा टाइप की बात करें तो इंटीजर के केस में अगर हम लॉन्ग लेते हैं तो लॉन्ग के केस में हमारे पास रेंज जो होगा वो बड़ा मिल जाएगा, लेकिन फिर यहां पास एक लिमिटेशन है, साइज होगा 8 बाइट्स का, उससे ऊपर आप नहीं ले पाएंगे, और रेंज जो आपको ये स्पेसिफाई हो रहा है -9,223,036,854,775,808, इससे बड़ी वैल्यू आप नहीं ले सकते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए। ठीक है, अब अगर 808 तक है तो ध्यान रखिएगा 807 तक चलेगा, क्योंकि बीच में 0 भी आएगा ना, तो 807 तक चलेगा। जैसे कि दूसरे के नोटेशन में अपन ने देख रहे थे, ये आपका 32767 तक चलेगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ये तो हमारे दूसरे लैंग्वेजेस के टर्म में हमने बात कर ली। ठीक है, अब हम बात करेंगे पाइथन के टर्म में। ये हमें समझ में आ गया कि C और C++ और जावा के टर्म में क्या होता था, और बाकी भी दूसरे भी अगर लैंग्वेजेस की बात करें तो कुछ ऐसा ही फिनोमिना होता था जैसा C++ और जावा में होता था। ठीक है, तो इसका मतलब एक लिमिटेड आपके पास साइज होती है, एक लिमिटेड रेंज होता है, उस पर्टिकुलर रेंज में ही आपको काम करना पड़ता है, दूसरी किसी भी लैंग्वेज की बात करें तो। अब अपन अगर पाइथन के डेटा टाइप को समझना चाहते हैं तो 3 पॉइंट्स बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अभी हमने इंटीजर के बारे में बात की, क्यों? क्योंकि हम आगे डिस्कस इंटीजर डेटा टाइप की करने वाले हैं। जैसे जैसे जो डेटा टाइप आता जाएगा उसके मैं पुराने लैंग्वेजेस के टर्म में बात करूंगा और फिर इसमें कंपैरिजन बताऊंगा। तो हम बात करते हैं पाइथन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, कैसे डेटा टाइप पाइथन का डिफरेंट होता है। तो पहली बात करें, डेटा टाइप्स इन पाइथन आर डायनेमिक। ठीक है, दूसरी अगर अपन बात करते हैं, साइज ऑफ द डेटा टाइप इज आल्सो डायनेमिकली मैनेज्ड, और तीसरा होता है डेटा टाइप्स आर अनबाउंडेड। ये हम एग्जांपल से समझते चलेंगे। तो पहली बात करें, डेटा टाइप्स इन पाइथन आर डायनेमिक। पाइथन के डेटा टाइप डायनेमिक होते हैं। डायनेमिक का सिंपल मतलब ये हुआ कि आप एक ही वेरिएबल को अलग अलग वैल्यूज डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम में असाइन कर सकते हो। फिर से समझिएगा, आप एक ही वेरिएबल को अलग अलग टाइम पे अलग अलग वैल्यूज असाइन कर सकते हो, और कंपाइलर अलग अलग टाइम पे उसको अलग अलग डेटा टाइप का मानेगा। इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। मैंने लिखा a = 10, कंपाइलर मानेगा इंटीजर। a = बोला 2.3, कंपाइलर मानेगा फ्लोट। मैंने a = बोला डबल कोट्स में चितकारा यूनिवर्सिटी,
तो कंपाइलर मानेगा कि ये आपका क्या है, स्ट्रिंग है। ये बात ध्यान रखिएगा। जैसी वैल्यूज अगर हमने डेसिमल वैल्यू दी तो फ्लोट मानेगा, क्योंकि यहां डबल टाइप का कुछ होता ही नहीं है, फ्लोट होता है डेसिमल के लिए, ठीक है। इंटीजर दिया तो इंट मानेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ द टर्म डायनेमिक मींस दैट वी कैन असाइन डिफरेंट वैल्यूज टू द सेम वेरिएबल एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम एंड पाइथन विल डायनेमिकली चेंज द टाइप ऑफ वेरिएबल एज पर द वैल्यू गिवन। जैसे कि एग्जांपल अपन देखते हैं, अगर हमने वैल्यूज को बोला a इक्वल टू 10, मैंने बोला a इक्वल टू, आपने क्या लिया हुआ है, 10 लिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही आपने a इक्वल टू 10 बोला और आपने प्रिंट a बोला, 10 आ गया आउटपुट। अब हमारे पास एक टाइप फंक्शन होता है, ठीक है, जो बिल्ट इन फंक्शन है, पहले से बना बनाया हुआ है। उसके अंदर या तो आप डेटा टाइप डाल दो या वेरिएबल का नाम डाल दो, ठीक है। तो मैंने लिखा टाइप a, ठीक है, तो मैंने वेरिएबल का नाम डाला टाइप a। अब क्या करेगा, टाइप जो बिल्ट इन फंक्शन होगा, जिस वेरिएबल को आप इंसर्ट करोगे उस वेरिएबल का क्लास बता देगा, उस वेरिएबल का क्या बता देगा, क्लास, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, टाइप इज अ बिल्ट इन फंक्शन एंड इट रिटर्न्स द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल। टाइप इज अ बिल्ट इन फंक्शन एंड इट रिटर्न्स द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल। तो ये क्या बता देगा, ये इंटीजर टाइप का है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें समझने वाली है, अगर हम बात करें तो दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म क्या है कि जितने भी डेटा टाइप हैं पाइथन में वो कहलाते हैं, वो आपके बेसिकली नेचर में क्लास है। मतलब जैसे अगर आप इंट की बात करें तो इंट भी क्या है, क्लास है। फ्लोट क्लास है, कॉम्प्लेक्स क्लास है, लिस्ट क्लास है, स्ट्रिंग का str जो आप यूज करते हो वो क्लास है। मतलब जो डेटा टाइप होता है पाइथन में वो क्या होता है, क्लास होता है, ध्यान रखना। तो डेटा टाइप इन पाइथन इज क्लास, ध्यान रखिएगा। इसीलिए जब मैंने a इक्वल टू 10 लिखा और मैंने प्रिंट a बोला, 10 आ गया, और जो टाइप फंक्शन था उसके अंदर मैंने वेरिएबल a डाला, तो बता रहा है कि इंटीजर क्लास को बिलोंग करता है। अब मैंने बोल दिया a इक्वल टू सचिन, फिर मैंने प्रिंट a बोला, सचिन आउटपुट में आ गया, टाइप a बोला तो स्ट्रिंग क्लास बता दिया। क्लास कौन से क्लास को बिलोंग कर रहा है, स्ट्रिंग क्लास को। अब मैंने बोला a इक्वल टू 1.5, प्रिंट a बोला 1.5 आएगा, टाइप a जैसे ही बोलूंगा क्लास क्या आ जाएगा, फ्लोट, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, टाइप इज अ बिल्ट इन फंक्शन एंड इट रिटर्न्स द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल। जैसे हम वेरिएबल उसके अंदर पास करते हैं वो अपने वैल्यूज के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर डेटा टाइप का नाम बता देता है, जो कि क्लास होता है। मतलब आपका इंटीजर है वो भी क्लास है, तो इसलिए वो क्लास के टर्म में बताता है, ठीक है। तो यहाँ एक बात तो ध्यान में रखने वाली आ गई हमारे पास कि जितना भी डेटा टाइप है वो है क्लास, और जितने भी वेरिएबल्स आप यूज करते हो उनको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। मतलब ये जो ए है वो आपका क्या है, एक रेफरेंस है, या आप ऐसा कह सकते हो ऑब्जेक्ट है। ये अभी मैं आपको बताऊंगा तो और अच्छे से क्लियर होगा कि ये ऑब्जेक्ट और रेफरेंस में डिफरेंसेस कहां आएंगे। अभी तो आप ये समझो कि जो भी आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, ठीक है, वो आपका क्या है, सिंपल सी बात है, वो आपका ऑब्जेक्ट है, और जो भी डेटा टाइप है वो क्लास है। तो अनदर इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन वी कैन मेक इज दैट इन पाइथन all the data types are implemented as classes. All the data types are implemented as classes. सारे डेटा टाइप जो पाइथन में इंप्लीमेंट किए गए हैं वो क्लास के टर्म में इंप्लीमेंट किए गए हैं, एंड ऑल वेरिएबल्स आर ऑब्जेक्ट। तो यहां जो ए वेरिएबल है वो ऑब्जेक्ट है, और जो इंट है वो आपका क्लास है। और टाइप फंक्शन के थ्रू आप उस वेरिएबल का क्लास जान सकते हो या डेटा टाइप जान सकते हो। अगर आप इसको रन करके देखेंगे, रन करके आप चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला पाइथन डॉस मोड पे, और पाइथन के बाद मैंने बोला a इक्वल टू 10, ठीक है, और मैंने बोला प्रिंट a, तो देखो a आ गया। अब मैंने बोला टाइप a, क्लास इंट आ गया, ठीक है। ऐसे हम इसको यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। दूसरी पॉइंट ये आती है, साइज ऑफ द डेटा टाइप इज ऑल्सो डायनेमिकली मैनेज्ड। अगर अपन साइज की बात करें तो डेटा टाइप डायनेमिकली मैनेज होता है, डायनेमिकली मैनेज होता है। इसका अब जो रिलेशन आएगा, जो मैंने आपको अभी C++ और जावा वाला बताया, उससे रिलेशन है। कैसे समझते हैं डायनेमिकली मैनेज होने का मतलब क्या हुआ। जैसे कि अगर हम बात करें C++ और जावा लैंग्वेज में, हमने देखा कि आपके पास डेटा टाइप का एक फिक्स साइज होता था। जैसे मैंने आपको बताया, अगर इंटीजर की बात करें तो 16 बिट
कंपाइलर पे 2 बाइट्स का होता है, 32 बिट कंपाइलर पे 4 बाइट्स होता है, और जावा में 4 बाइट्स का होता है, ठीक है। और उसका एक पर्टिकुलर रेंज होता है। अगर अपन रेंज की बात करें तो जो पर्टिकुलर रेंज गिवन है वो आपका फिक्स्ड है, आप उसी पर्टिकुलर रेंज तक की वैल्यूज को यूज में ला सकते हैं। तो लाइक सी प्लस जावा लैंग्वेज, वेरिएबल इन पाइथन आर नॉट ऑफ फिक्स साइज। तो पहली बात तो मुझे ये समझ में आ गई कि पाइथन में आपके पास जो भी डेटा टाइप है वो फिक्स साइज का नहीं है। अगर फिक्स साइज का नहीं है इसका मतलब वो डायनेमिक नेचर का है। डायनेमिक नेचर का मतलब उसका कोई साइज ही नहीं है, उसका कोई रेंज ही नहीं है। जितनी बड़ी वैल्यू देना आप चाहते हो दे सकते हो, लेकिन हम समझेंगे कैसे दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे होगा, समझते हैं। मतलब ऑन डिमांड आप जितनी बड़ी वैल्यू देते जाओगे ऑटोमेटिकली वो एक्सेप्ट करता जाएगा। तो बात ये आएगी, क्या सभी कंप्यूटर में उतनी बड़ी वैल्यूज एक्सेप्ट हो पाएंगी, या कुछ कॉन्फ़िगरेशन, या कहना चाहिए कुछ रैम के कॉन्फ़िगरेशन, या कहना चाहिए कुछ प्लेटफॉर्म, कुछ ऐसी लिमिटेशन है, या हम जितनी बड़ी वैल्यू देते जाएंगे सारे कंप्यूटर में वो एक्सेप्ट करता जाएगा और चलता जाएगा। तो पहले तो इन जनरल हम समझें कि वेरिएबल्स इन पाइथन आर नॉट ऑफ फिक्स साइज। फिक्स साइज का तो नहीं होता है। पाइथन मेक्स देम एज बिग एज रिक्वायर्ड ऑन डिमांड। ऑन डिमांड हम इसको जितना बड़ा लेना चाहते हैं ले सकते हैं। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ हाउ मच मेमोरी a variable uses the Python because the memory increases as per the value being assigned। हम जितनी बड़ी वैल्यूज असाइन करते जाएंगे उतनी बड़ी वैल्यूज वो लेता जाएगा। तो ये बात तो समझ में आ गई कि यहाँ पर साइज और रेंज का कोई फर्क नहीं है। तो इसका मतलब जो हमने सी प्लस प्लस जावा या किसी दूसरी लैंग्वेजेस में पढ़ा था साइज और रेंज की, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जितनी बड़ी वैल्यूज लेना चाहते हैं ले सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। फर्क कहां पड़ेगा वो अपन देखेंगे। अब क्या फर्क पड़ता है तो समझो मेरी बात को। जैसे सपोज दैट मैंने क्या किया, मैंने एक वैल्यू ली a इक्वल टू, अगर आप देखो तो देखो मैंने कितनी बड़ी वैल्यू ली, और मैंने बोला प्रिंट a। कितनी बड़ी वैल्यूज ली जो हमको क्या कहते हैं दूसरे लैंग्वेज में लेने के लिए सोचना पड़ता, बिकॉज बाय डिफॉल्ट उनकी रेंज उसको सपोर्ट ही नहीं करता। इतनी बड़ी वैल्यूज मैंने ले ली, ठीक है। लेकिन अब ये डिपेंड करता है किस किस चीजों पे हम समझते हैं। तो आप बात समझना, सबसे पहली बात करें तो अगर देखो कोई 2 GB रैम, किसी का कॉन्फ़िगरेशन लैपटॉप या कंप्यूटर का 2 GB का है, किसी का 4 GB का है, किसी का 8 GB का है, या किसी का और कम हो सकता है या और ज्यादा है, ठीक है। जिस हिसाब से एक्चुअली में आप क्या करते हो, वेरिएबल डिक्लेयर करते जाते हो, जो इनिशियल साइज असाइन होता है वो आपका रैम में होता है, जो मेमोरी एलोकेशन होता है रैम में होता है। तो पहला बड़ा फैक्टर है कि अगर मान लो कि मैंने 10 करोड़ वैल्यू लिख दी और मेरे पास रैम की जो कैपेसिटी थी 8 GB थी, तो मेरे में उसने 10 करोड़ वैल्यूज एक्सेप्ट कर ली। किसी की 4 GB थी तो 4-5 करोड़ तक वैल्यूज एक्सेप्ट करेगा, किसी की 2 GB थी तो 3 करोड़ तक एक्सेप्ट करेगा। बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है, इतना ही डिफरेंस है। बाकी अनलिमिटेड है आपके कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। मतलब रैम, प्लेटफॉर्म, कितने बिट का कंपाइलर आपका, कितने बिट का कंपाइलर पे आप वर्क कर रहे हो, ठीक है। तो कंपाइलर पे डिपेंड करेगा, आपके प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करेगा, और साथ में रैम के साइज पे डिपेंड करेगा कि कितनी बड़ी वैल्यू आप ले सकते हो। तो इसका मतलब मुझे ये तो समझ में आ गई बात कि पाइथन में दूसरे लैंग्वेज के कंपैरिजन में साइज की बात करना और रेंज की बात करना या डिस्कशन करने का कोई मीनिंग नहीं है। ये आपका एक सेंस में अनलिमिटेड है, आप कितनी बड़ी भी वैल्यूज ले सकते हो इन केस ऑफ इंटीजर अगर हम बात करते हैं तो, ठीक है। तो पाइथन स्टार्ट विद इनिशियल साइज फॉर अ वेरिएबल एंड देन इंक्रीज इट्स साइज एज नीडेड अप टू द रैम लिमिट। रैम की आपकी जितनी लिमिट है, ठीक है। अब अगर अपन बात करें द इनिशियल साइज फॉर इंटीजर, अगर आप इंटीजर की बात करते हो तो अब देखो क्या होता है, थोड़ा सा ये आपके सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। आपका रैम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कहना चाहिए कितने बिट का कंपाइलर आप यूज कर रहे हो, इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है। इन जनरल अगर हम बात करें तो इन जनरल इंटीजर की स्टार्टिंग कैपेसिटी की बात कर रहा हूं, मतलब आप 2 भी स्टोर कर रहे हो, 0 भी स्टोर करना चाह रहे हो ना, या 1 भी स्टोर करना चाह रहे हो, तो स्टार्टिंग कैपेसिटी 24 बाइट्स है एंड देन इंक्रीजेस एज द वैल्यूज इंक्रीज। और जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे इंक्रीज होती जाती है। लेकिन किसी किसी कंप्यूटर में ये आपको इनिशियल कैपेसिटी निकालने का मैं अभी आपको तरीका बताऊंगा,
तो आप चेक करोगे कि इंटीजर की इनिशियल कैपेसिटी कितनी है, मतलब डिफॉल्ट कैपेसिटी जब हम बिल्कुल छोटी वैल्यू लें तो कितनी कैपेसिटी होगी, तो किसी में आपको 12 भी आ सकता है, 14 भी आ सकता है। एज जनरल अगर अपन कॉन्फ़िगरेशन की बात करें इन जनरल, क्यों, क्योंकि ये डिपेंड आपके किस पे, मैंने आपको बताया कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करता है, और वो कॉन्फ़िगरेशन आपका रैम हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, या कहना चाहिए प्लेटफॉर्म हो गया, और कंपाइलर हो गया, तो उस पर भी डिपेंड करता है। इन जनरल 24 बाइट्स का होता है इनिशियल साइज इंटीजर का, जिसको आप जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इंक्रीज होता जाता है। अगर आपको डेटा टाइप का साइज देखना है या वेरिएबल का साइज देखना है तो गेट साइज ऑफ ऑपरेटर होता है, जिससे आप चेक कर सकते हो कि आपके ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट में पाइथन इंटीजर के लिए बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग इनिशियल साइज क्या है, एक गेट साइज ऑफ से हम देख सकते हैं। अभी हम चेक करेंगे, देख लेंगे, ठीक है। अब गेट साइज ऑफ जो कहना चाहिए मेथड है या फंक्शन जो है वो आपका सिस नाम के मॉड्यूल में है, तो आपको सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा सिस को, और फिर सिस डॉट गेट साइज, आप गेट साइज ऑफ ऑपरेटर गेट साइज ऑफ मेथड या फंक्शन आप यूज कर सकते हैं। अब अगर अपन इंटीजर की बात करें, इंटीजर डेटा टाइप की, तो पाइथन 3 में इंटीजर के लिए केवल आपके पास इंट है, लेकिन पाइथन के पुराने वर्जन 2.7 में दो थे इंटीजर के लिए। जैसे कि अपन सी की बात करते हैं ना, तो इंटीजर वैल्यूज एक्सेप्ट करने के लिए हमारे पास क्या था, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग। जावा में भी हमारे पास यही होता है, सी प्लस में यही होता है। वैसे ही पाइथन 2.7 में हमारे पास दो वैरायटीज थी, एक था इंट और एक था लॉन्ग इंट, ठीक है। अगर हम इंट की बात करते हैं तो इंट जो था वो 32 बिट सपोर्ट करता है। 32 बिट मतलब उसकी साइज फिक्स थी, 4 बाइट्स का, 4 बाइट्स का, तो साइज फिक्स था, उसमें हम बड़ी वैल्यू ज्यादा नहीं ले पाएंगे, जो उसकी रेंज होगी वही ले पाएंगे। और दूसरा था लॉन्ग इंट। लॉन्ग इंट जो था वो अनलिमिटेड वाला था, फिर आप उसमें जितनी बड़ी वैल्यू लेना आप चाहो उतनी बड़ी वैल्यू ले सकते हो। मतलब जो पाइथन 2.7 में लॉन्ग इंट का काम था वही आज के थर्ड वर्जन में, पाइथन के 3 के जितने भी वर्जन में देखोगे उसमें वही काम करता है, इंट। मतलब उसमें सब में कैपेसिटी अनलिमिटेड है, और इनिशियल साइज अगर बाय डिफॉल्ट की हम बात करें, इन जनरल बात करें तो 24 बाइट्स है, लेकिन ये वेरी कर सकता है, उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। तो देन हम बात करते हैं, अब मैंने क्या किया, जैसे मैं आपको रन करके बताता हूं। जैसे मैंने बोला, जैसे आप देखो यहां पर मैंने लिखा ना पहले, सबसे पहले तो हम क्या करना चाहते हैं, इंटीजर का हम निकालना चाहते हैं कि इंटीजर इनिशियल साइज कितनी बता रहा है आपको, जिससे कि हम कोई वैल्यूज स्टार्ट करें तो कितनी वैल्यू होगी। तो मैंने जैसे बोला इंपोर्ट सिस, कर लिया इंपोर्ट मैंने। अब मैंने लिखा सिस डॉट गेट साइज ऑफ इंट, मैंने बोला, जैसे ही मैंने बोला सिस डॉट गेट साइज ऑफ इंट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपको बता देगा 24। देखो इनिशियल साइज कितनी हो गई, 24 बाइट्स। तो पहला क्वेश्चन आ सकता है आपके मन में कि इतनी बड़ी साइज लेने की जरूरत ही क्या है, इनिशियली 24 बाइट्स तो बहुत होते हैं। हमने दूसरे लैंग्वेजेस में देखा तो जावा में इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे बड़ी साइज जो थी लॉन्ग की थी 8 बाइट्स, और यहाँ स्टार्टिंग ही 24 बाइट्स से कर रहे हैं। तो पाइथन ने मतलब क्या कहते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं किया, ऐसा कुछ मेमोरी प्रॉपरली मैनेज करने का तरीका उनको नहीं आया, या मतलब ये जो 24 बाइट्स लेने का मतलब क्या था। या आपको देख के इनिशियली आपको लगेगा कि ये जो मेमोरी मैनेज कर रहे हैं अननेसेसरी ही हम छोटी वैल्यूज के लिए भी 24 बाइट्स दे रहे हैं, तो ऐसा क्यों, इसको हम समझते हैं। तो अगर आप देखोगे तो अब अगर आपने बोला, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जैसे हमने इंटीजर बोल दिया तो इंटीजर का बाय डिफॉल्ट इसने बता दिया, वैसे ही आप फ्लोट किसी और डेटा टाइप का भी ले सकते हो, और डायरेक्टली आप वैल्यूज भी दे सकते हो। जैसे मैंने बोला 4, क्या मान लो मैंने 1 0 दिया, 0 के केस में देखो आएगा 24, लेकिन जैसे ही मैं 1 दूंगा ना 28 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद अगर मैंने बोला 2 तो 28, ऐसे ही। अब अगर आप इसको ना 150 तक दो या 150 तक दो या बहुत बड़ी वैल्यूज दे दो, तो भी आप देखो जल्दी से चेंज नहीं होगा, ठीक है। और बढ़ा दो वैल्यूज, इतनी वैल्यूज पे 40 बाइट्स बता रहा है, ठीक है। मतलब इनिशियली अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा साइज लिया हुआ है, लेकिन फिर बाद में वैरी बहुत कम करता है। अब इसका क्या लॉजिक है, मतलब हमने 0 दिया तो 24 बाइट्स ले रहा है, लेकिन 1 लेते ही 28 हो गया, और 1 के बाद बहुत देर तक ये चेंज नहीं होता है।
ठीक है। और फिर इसका जो कहना चाहिए बहुत बड़ी वैल्यूज होगे, तो फिर वो 28 के बाद आपको फिर 32, फिर 32 के बाद आपने देखा कि 40 होने में कितनी बड़ी वैल्यूज आपका ले रहा है। देखो आपको 40 में आपने इतनी बड़ी वैल्यूज दी हुई है, ठीक है। इसको और अगर आपने बढ़ाया, ठीक है, जैसे कि मान लो हमने इसको दे दिया तो 44 लिया, ऐसे करके इसके चेंजेस होते रहते हैं। तो क्या पैटर्न फॉलो करता है और ऐसा क्यों है, क्यों इनिशियली 24 बाइट्स लेता है, हम इसकी बात करते हैं। तो समझते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो हमें एक चीज बात तो समझ में आ गई कि इन पाइथन एवरी डेटा टाइप इज ए क्लास, ठीक है। मतलब इंप्लीमेंट कैसा किया गया हुआ है डेटा टाइप को, क्लास के टर्म में। जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रेफरेंस है, ठीक है। देन ऑल द वेरिएबल्स वी क्रिएट आर ऑब्जेक्ट रेफरेंस। इट मींस ए जो था वो आपका ऑब्जेक्ट था। तो अगर मैंने बोला ए इक्वल टू 10, तो सबसे पहले क्या करेगा, जो हमारा जावा का जावा बोल रहा हूं, पाइथन का जो इंटरप्रेटर होगा, जैसे ही मैंने ए इक्वल टू 10 लिखा, वो क्या करेगा, ए के लिए हीप में एक मेमोरी क्रिएट करेगा, ठीक है। ए के लिए हीप में एक मेमोरी क्रिएट करेगा। इस पर्टिकुलर लोकेशन का नाम क्या होगा, ए आपका जो लोकेशन है वो आपका ऑब्जेक्ट है। समझना मेरी बात को, ये जो लोकेशन है वो आपका ऑब्जेक्ट है, ए जो है वो आपका रेफरेंस है, ठीक है। ये आपका क्या है, रेफरेंस है। ये आपका रेफरेंस हो गया, ठीक है। इसका कुछ एड्रेस होगा, तो जो मान लो अगर 8000 एड्रेस है, तो ये रेफर किसको कर रहा है, 8000 को, और इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो फिर से समझते हैं, जैसे ही आपने बोला ए इक्वल टू 10, जो पाइथन होगा वो पाइथन क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी क्रिएट करेगा हीप में, ठीक है। जो ए है वो कहलाएगा रेफरेंस, विच रेफर टू अ पर्टिकुलर एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। इस हीप में जितना पर्टिकुलर लोकेशन ए के लिए एलोकेट हुआ है वो आपका ऑब्जेक्ट है, और उसका कुछ एड्रेस है, उस एड्रेस को रेफर करने वाले को हम बोल रहे हैं रेफरेंस। मतलब ये यहां क्या हो गया, रेफरेंस हो गया, ठीक है। तो पाइथन क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट इन अ हीप, जैसे ही आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो या ऑब्जेक्ट को वैल्यू असाइन करते हो। अब बात ये आती है कि ये ऑब्जेक्ट क्या होल्ड करता है, व्हाट विल दैट ऑब्जेक्ट होल्ड। दूसरी बात आती है, विच क्लास ऑब्जेक्ट इज 10, मतलब ये जो 10 है किस क्लास को बिलोंग करता है। तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि ऑब्जेक्ट जो 10 है वो हमारे इंटीजर क्लास को बिलोंग करता है, ठीक है। सो द ऑब्जेक्ट क्रिएटेड ऑन हीप विल होल्ड ऑल द डेटा मेंबर ऑफ इंटीजर क्लास। अब समझते चलना। अब ये पहली बात तो ये समझ में आ गई मुझे कि ये जो कहना चाहिए 10 है वो ऑब्जेक्ट की वैल्यू है, और ये जो ऑब्जेक्ट है किस क्लास को बिलोंग करता है, इंटीजर क्लास को। तो मुझे इतनी बात समझ में आई, किसी भी वेरिएबल को अगर आप डिक्लेयर करते हैं पाइथन में, तो उसमें आपके पास तीन चीजें होती हैं। एक होता है रेफरेंस, एक होता है ऑब्जेक्ट, और एक होता है इंटीजर, ठीक है। ऑब्जेक्ट के पास वैल्यूज होती हैं, या वैल्यू समझ लो, और एक किस क्लास को बिलोंग करता है उसकी बात करते हैं, और एक रेफरेंस की बात करते हैं। इसका मतलब जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, हीप मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, हीप में मेमोरी एलोकेट हो गई, और वो देखेगा कि किस क्लास को बिलोंग करता है। जिस क्लास को बिलोंग करेगा उसके पूरे के पूरे डेटा मेंबर को भी रखेगा। मतलब सो द ऑब्जेक्ट क्रिएटेड ऑन हीप विल होल्ड ऑल द डेटा मेंबर ऑफ इंटीजर क्लास। तो इंटीजर क्लास के जितने भी डेटा मेंबर होंगे उसको होल्ड करेगा। तो इसका मतलब ये बात अभी हमको इसको देख के लग रहा है कि ए के पास तो केवल 10 स्टोर्ड है, ऐसा नहीं है। उसने जैसे हमने इक्वल टू 10 बोला, तो हमें ये समझ में आ रहा है कि ए के पास केवल 10 स्टोर्ड है। पीपल थिंक इट विल कंटेन ओनली 10, विच इज रॉन्ग। लेकिन ऐसा क्यों, बिकॉज एवरी ऑब्जेक्ट इन पाइथन, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, पाइथन होल्ड्स 3 इंफॉर्मेशन इन इट। पाइथन 3 इंफॉर्मेशन होल्ड करता है। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होल्ड करता है, पहला इंफॉर्मेशन है क्लास का नाम। अगर आप देखो तो पहला इंफॉर्मेशन क्या है, क्लास का नाम है, ठीक है। अब एक क्लास का नाम क्या बता रहा है, जैसे हम पिछले वाले में बात करें, जो मैं एग्जांपल लिया था उसमें आपको समझ में आ रहा है कि इंटीजर क्लास को बिलोंग करता है। अगर इंटीजर क्लास को बिलोंग करता है तो इंटीजर क्लास के सारे डेटा मेंबर को भी होल्ड करेगा। समझते चलना, ठीक है। फिर इट्स वैल्यू, इस केस में अगर हमने a को 10 बोला हुआ है तो वैल्यू 10 हो गई। तो पहला जो हुआ
वो इंटीजर क्लास हुआ, इंटीजर क्लास हुआ मतलब उसके डेटा मेंबर को होल्ड कर रहा है। दूसरा जो हुआ वो उसकी वैल्यू हुई मतलब 10। और फिर तीसरी बात आती है टोटल नंबर ऑफ रेफरेंसेस पॉइंटिंग टू इट। कितने टोटल नंबर ऑफ रेफरेंसेस हैं? तो यहां अगर अपन बात करें पिछले स्लाइड में तो केवल एक रेफरेंस है, वैल्यू 10 है और क्लास इंटीजर को बिलोंग करता है। तो मतलब तीन चीजें यहां कौन कौन सी होल्ड हो रही हैं? इंटीजर क्लास, इंटीजर क्लास मतलब इंटीजर प्लस डेटा मेंबर ऑफ द क्लास। याद करो जब हम क्लास की बात करते थे तो क्लास इज द कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर डेटा मेंबर। अब डेटा मेंबर में क्या क्या? क्लास इज द कलेक्शन ऑफ डेटा प्लस मेंबर फंक्शन। हम बात करते थे मेंबर फंक्शन की, ठीक है? तो क्लास के अंदर जो डेटा मेंबर है उसको भी तो होल्ड करेगा। तो इसमें इसको होल्ड करना है क्लास प्लस डेटा मेंबर को। दूसरे नंबर पे होल्ड करना है, तो पहला हो गया, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। दूसरे नंबर पे होल्ड करता है वैल्यू, इस केस में हो गया 10। तीसरे नंबर में रेफरेंस, ठीक है? अब रेफरेंस यहां पास हमारे पास ए हुआ, ठीक है? तो नंबर ऑफ रेफरेंसेस अलग अलग हो सकते हैं। यहां आपको एक दिख रहा है लेकिन रेफरेंसेस डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि इंटीजर का इंटरनल मेमोरी रिप्रेजेंटेशन भी डिफरेंट होगा, तो बहुत सारे रेफरेंसेस को ऑटोमेटिकली वो इंक्लूड कर लेता है। तो आपको एक दिख रहा है लेकिन ऐसा नहीं होगा, तो रेफरेंसेस भी ज्यादा होंगे। तो अब हमें बात समझ में आई कि जैसे ही हम इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं या ए इक्वल टू हमने 10 बोला, तो इसका मतलब पहला तो इंटीजर क्लास को होल्ड करेगा, उसके डेटा मेंबर को होल्ड करेगा, साथ में उसकी वैल्यू को होल्ड करेगा, और तीसरा नंबर ऑफ रेफरेंसेस पॉइंटिंग टू इट। कुछ रेफरेंसेस जो पॉइंट कर रहे हैं वो आपको दिख रहे हैं और कुछ उसके इंटरनल जो इंटीजर क्लास के होंगे वो रेफर कर रहे होंगे। उन सारी चीजों को होल्ड करना है। तो दूसरी जगह जैसा, दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसा, उसको केवल वैल्यू होल्ड नहीं करना है, उसको उस पर्टिकुलर क्लास जिसको बिलोंग करता है उसको भी होल्ड करना है, वैल्यू को भी होल्ड करना है और रेफरेंसेस को भी होल्ड करना है। दैट्स व्हाई इनिशियल कैपेसिटी जो इनकी रखी गई है वो हाई, या कहना चाहिए लार्ज रखी गई है। हाई सॉरी लार्ज रखी गई है। मतलब जैसे कि अपन बात करें 24 बाइट्स, अगर मैंने आपको अपने सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से बताया या इन जनरल मैंने बताया तो आप देखोगे 24 बाइट्स आएगा। तो इसीलिए 24 बाइट्स रखा गया है। यहां ऐसा कुछ नहीं किया गया है कि 24 बाइट्स इनिशियल के लिए क्यों रखा जाए या इतनी बड़ी वैल्यू देने की जरूरत क्या थी? जरूरत थी क्योंकि इसके पास तीन कंपोनेंट है, क्लास प्लस मेंबर ऑफ द क्लास, सेकंड वैल्यू, एंड थर्ड नंबर ऑफ रेफरेंसेस पॉइंटिंग टू इट। तो पहली बात तो क्लियर हो गई कि इतनी बड़ी डिफॉल्ट साइज के साथ क्यों चालू होता है इंटीजर का साइज या इनिशियल साइज, ये चीजें तो आपको क्लियर हो गई, ठीक है? सो बेस्ड ऑन ऑल ऑफ देम साइज इज कैलकुलेटेड डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द प्लेटफॉर्म। मैंने आपको बताया 32 कंप्यूटर इन 32 बिट कंप्यूटर वी विल गेट डिफरेंट साइज, ऑन 64 बिट वी विल गेट डिफरेंट साइज, और साथ में रैम और साथ में आपका जो प्लेटफॉर्म है, इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है। सो साइज इज नॉट द साइज दैट इज विजिबल टू यू, इट शोज द साइज ऑफ द कंप्लीट ऑब्जेक्ट, ओके? इसलिए sys डॉट गेट साइज ऑफ इंट आपने बोला तो 24 आ रहा है। सो इफ दैट साइज स्टिल सीम्स अ लिटिल बिट लार्ज, अब आपको लिटिल बिट लार्ज जो लग रहा था ना, अब आपको लगने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं लगने की जरूरत है? बिकॉज रिमेंबर दैट अ पाइथन इंटीजर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एन इंट for other programming language like C, C++ or Java, because in Python an integer is a fully fledged object. This means इसमें क्या है? एक्स्ट्रा ओवरहेड है, एक्स्ट्रा ओवरहेड ऑफ क्लास, एक्स्ट्रा ओवरहेड ऑफ रेफरेंसेस पॉइंटिंग टू इट, और वैल्यू तो आपको रखनी ही रखनी है। सो एवरीथिंग इन पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट, जिसको हम बोलते हैं पाई ऑब्जेक्ट, पाइथन ऑब्जेक्ट। और इंटीजर भी एक्सेप्शन नहीं है। इंटीजर अगर क्लास है तो अगर जो भी आपने वेरिएबल बनाया वो आपका पाइथन का ऑब्जेक्ट है। तो जैसे मैंने बोला a इक्वल टू 0, तो जैसे ही आपने a इक्वल टू 0 बोला तो वो समझ के आ जाएगा कि ये पाइथन का ऑब्जेक्ट है, लेकिन किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का। तो अब ये हो जाएगा पाइथन इंटीजर ऑब्जेक्ट, दैट इज पाई इंट ऑब्जेक्ट। तो पाइथन क्या करेगा? कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेगा इंटीजर ऑब्जेक्ट की जिसकी वैल्यू इंटरनली 0 है, जिसकी वैल्यू इंटरनली 0 है। मतलब पाइथन क्या कर रहा है? कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहा है इंटीजर ऑब्जेक्ट की। तो अब पाई ऑब्जेक्ट से वो आपका अब क्या हो गया? पाई इंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है? और जिसकी वैल्यू इनिशियली 0 है। सो इन पाइथन एन ऑब्जेक्ट हैज अ टाइप। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट का एक टाइप है
और उसका रेफरेंस काउंट भी है। ठीक है, टाइप मतलब इंटीजर, रेफरेंस काउंट मतलब जो रेफरेंस उसको पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, अब जो टाइप इटसेल्फ है वो ऑब्जेक्ट है और वो पॉइंट करता है जिसको रिप्रेजेंट करता है, जिस पर्टिकुलर टाइप को रिप्रेजेंट करता है, जो कि खुद एक पॉइंटर है। मतलब आप समझो, जैसे मैंने बोला a इक्वल टू 10, तो अगर हम बात करें तो हीप में ए इसको रेफर कर रहा है जो किस टाइप का आपका कोई एड्रेस है। ठीक है, दूसरा अगर एड्रेस 8000 है, एक उसको रेफर कर रहा है, और साथ में इंटीजर टाइप का है उस क्लास को भी खुद पॉइंट कर रहा है। मतलब द टाइप इटसेल्फ इज एन ऑब्जेक्ट एंड हैज अ टाइप पॉइंटर पॉइंटिंग टू द ऑब्जेक्ट, और जो टाइप पॉइंटर है वो भी उसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, जो कि पॉइंटर खुद ही है इटसेल्फ, मतलब वो दोनों आपस में एक दूसरे को रेफर कर रहे हैं। इट मींस पाइथन क्रिएट्स एन इंटीजर ऑब्जेक्ट पूल। अब वो क्या करता है, इंटीजर के ऑब्जेक्ट का पूल बनाएगा। उस पूल में आप क्या देखोगे, वो सारी की सारी वैल्यूज होंगी जो अभी एलोकेट नहीं हुई होंगी या जिसको इनिशियलाइजेशन नहीं मिला होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें एक समझने वाली चीज है कि जब इसमें दो चीजें होती हैं, एक आपके पास जो रेंज होगा वो स्मॉल होगा और दूसरा जो रेंज होगा वो बिग होगा। अगर आपके पास रेंज -5 से लेकर 256 तक है तो इसको पाइथन का जो इंटरप्रेटर होता है उसको स्मॉल मानता है, और इससे बड़ी वाली वैल्यू को पाइथन क्या मानता है, बिग मानता है। ध्यान रखना, समझना मेरी बात को। अगर रेंज जो है वो -5 से 256 तक है तो पाइथन इनको स्मॉल मानता है, और जैसे ही 256 से ऊपर होता है पाइथन इसको क्या मानता है, बिग मानता है। तो अगर जैसे मान लो मैंने बोला a इक्वल टू 5, तो हीप में एक मेमोरी एलोकेट होगी जिसका मान लो एड्रेस है 8000, और उस एड्रेस पे इसके पास 5 मिला हुआ है और इसको ये रेफर कर रहा है। ये जो मेमोरी है इसको आप बोल सकते हो ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जो क्लास को रिफर कर रहा है या टाइप को, उसको हम बोलेंगे इंट। ठीक है, या इंटीजर। ठीक, अब जैसे ही मैंने बोला a इक्वल टू, आपने 5 बोला और b इक्वल टू 5 बोला। अब जैसे ही आपने b इक्वल टू 5 बोला तो b क्या करेगा, इसी को फिर से पॉइंट करेगा, इस 8000 को, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। तो वो भी अब क्या करेगा, 8000 को पॉइंट करेगा। तो देखो यहां पर रेफरेंसेस कितने हो गए, दो रेफरेंसेस हो गए, ए और बी, जो कि सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। अब जैसे ही आपने बोला, अब आपने बोल दिया a इक्वल टू 10, तो अब जो ए इसको पॉइंट कर रहा था ए इसको पॉइंट नहीं करेगा। अब क्या करेगा, एक मान लो हमारे पास नई मेमोरी लोकेशन बनेगी 9000। ठीक है, अब ए इसको पॉइंट करेगा या रेफर करेगा जिसकी वैल्यू होगी 10। ठीक है, लेकिन बी अभी भी इसी को पॉइंट कर रहा है। तो जब वैल्यू छोटी होती है तो पाइथन का ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। मतलब अगर -5 से लेकर 256 तक है तो वैल्यू सेम होने के केस में वो एक ही मेमोरी लोकेशन को रेफर करते हैं। पाइथन को लगता है कि इसको ज्यादा बड़ी वैल्यू चाहिए नहीं, तो क्यों हम अलग से मेमोरी वेस्टेज करें, सेम मेमोरी को रेफर कर दो। और अगर कोई अपडेशन होगा, अगर आपने b+1 बोल दिया तो पक्का है कि फिर लोकेशन चेंज कर देंगे। लेकिन अगर काम आपका चल जाता है तो स्पेसिफिक मेमोरी मैनेजमेंट के लिए पाइथन इतने पर्टिकुलर रेंज के लिए एक ही मेमोरी लोकेशन को रेफर करते हैं। लेकिन अगर आपने 256 से ऊपर लिया, जैसे देखो मैंने c को टू 1000 और d को टू 1000, तो c का अलग एड्रेस होगा, d का अलग एड्रेस होगा। क्यों, क्योंकि ये इस रेंज में नहीं आता है। तो कंपाइलर जो इंटरप्रेटर होगा पाइथन का, वो इसको क्या करेगा, अलग ट्रीट करेगा, हीप में अलग अलग मेमोरी देगा। क्यों, क्योंकि अब समझेगा, क्या कहते हैं, पाइथन का इंटरप्रेटर ये समझेगा कि इसको ज्यादा मेमोरी चाहिए हो सकती है, क्योंकि ये -5 से लेकर 256 के रेंज में नहीं है, इसीलिए इसको अलग ही कहना चाहिए रेफरेंस या अलग ही एड्रेस देना चाहिए, जिससे वो स्पेसिफिकली उसको कोई दिक्कत ना हो और कहना चाहिए वो जितनी बड़ी वैल्यू लेना चाहे ले सके। तो ये पाइथन का स्मार्ट बिहेवियर है, या कहना चाहिए स्मार्ट तरीके से वैल्यूज को होल्ड करने का तरीका है। इसको चेक करने का तरीका भी है। अगर आपने लिख दिया ए इज बी, तो पहले वाले केस में ट्रू आएगा क्योंकि दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहे हैं। लेकिन c को टू 1000 लिखा, d को टू 1000 लिखा, और आपने बोला c इज d, तो फॉल्स आएगा। रन करके देखते हैं, रन करके इसको देखते हैं। जैसे मैंने बोला जैसे मान लो मैंने बोला a इक्वल टू 5,
मैंने बोला b इक्वल टू 5, दोनों मेमोरी लोकेशन सेम है, सेम को रेफर करेंगे क्योंकि ये -5 से लेकर 256 के में उसमें आते हैं। अब मैंने बोला a इज b, ट्रू। मैंने बोला a इक्वल टू 1000, a इक्वल टू 1000, b इक्वल टू 1000। अब मैंने बोला a इज b, तो जैसे मैं ऐसा बोलूंगा ये फॉल्स आएगा क्योंकि ये दोनों अलग अलग मेमोरी को रेफर करते हैं। तो पाइथन यहाँ स्मार्ट है, वो समझ जाता है कि कब मुझे उसको बड़ा साइज देना है या कब उसको सेपरेट साइज देना है या सेपरेट रेफरेंस देना है। तो यहाँ ध्यान रखना, ये क्या होता है, रेंज जो टिपिकल रेंज होता है -5 से 256 तक, तो स्मॉल इंटीजर को -5 से लेकर 256 तक समझेगा, उससे बियॉन्ड को बिग इंटीजर समझेगा। स्मॉल इंटीजर को हैंडल करने का तरीका अलग है। स्मॉल इंटीजर विल नॉट ट्रिगर अ न्यू पाई इंट ऑब्जेक्ट इन द पूल, पूल के अंदर वो नया पाई इंट ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, बट रेफर टू द सेम पाई इंट ऑब्जेक्ट विद द सेम वैल्यू। इन केस ऑफ बिग इंटीजर आप क्या करेंगे, पाई इंट ऑब्जेक्ट इज यूज्ड एज अ कंटेनर for the integer, and even integer having the same value have their own pi int object. अब उस केस में पाइथन इंटीजर ऑब्जेक्ट दोनों का अलग अलग होगा, बिकॉज कंपाइल जो इंटरप्रेटर होगा पाइथन का वो समझेगा कि ये बिग इंटीजर्स हैं क्योंकि वो -5 से लेकर 256 के बीच में नहीं है। तो यहां स्मार्टली बिहेव करता है पाइथन। ठीक है, अब आपने बोला a इक्वल टू 0, तो क्लास नेम हो गया, वैल्यू एंड नंबर हो गया। ठीक है, वैल्यू हो गया, और दूसरी बात करें तो नंबर ऑफ रेफरेंसेस हो गया। अब देखो क्लास नेम की अगर हम बात करें, जो हम पीछे डिस्कस कर रहे थे, तो क्लास नेम यहां आ जाएगा इंटीजर, लेकिन इंटीजर के साथ आ रहा है यहां आपका क्लास का मेंबर भी, क्योंकि इंटीजर क्लास है तो क्लास के मेंबर भी हो गए। साथ में वैल्यू जो हो गई वो वैल्यू की बात हो गई 0, और नंबर ऑफ रेफरेंसेस। तो अगर 0 के लिए बात करें तो नंबर ऑफ रेफरेंसेस कम होते हैं, समथिंग, ये तो आपके कहना चाहिए कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेगा, तो समझ लो समथिंग 10 या 10 to 15 रेफरेंसेस होते हैं आपके 0 के केस में। अब ये रेफरेंसेस केवल उस पर नहीं डिपेंड करता है कि कौन सा रेफरेंस आपको पॉइंट कर रहा है, ये आपका इंटीजर का इंटरनल मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन इन जनरल अगर हम बात करें तो 0 के केस में 10 to 15 रेफरेंसेस पॉइंट करते हैं जब वो पर्टिकुलर क्लास के साथ बिलोंग करता है। तो इसीलिए जब आपने वेरिएबल की वैल्यू 0 रखी, उस केस में जब आपने उसका साइज, इंटीजर का साइज निकालने की कोशिश की या 0 का साइज निकालने की कोशिश की, तो 24 आया। जब आपने वैल्यू 1 लिया या 2 लिया या 3 लिया या ऐसा करते करते 555 या 5555 तक लिया, और सब में जो वैल्यूज आ रही थी आपकी 28 आ रही थी, इसका रीजन ये था कि वैल्यू उसकी आपकी 1 2 या 55 कुछ भी हुई, क्लास का नाम इंटीजर हुआ, क्लास मेंबर आ गया उसके साथ, लेकिन जो नंबर ऑफ रेफरेंसेस होंगे वो आपके हो जाएंगे अप्रॉक्स 20 के करीब, क्योंकि इंटरनल रिप्रेजेंटेशन आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप 1 लोगे तो नंबर ऑफ रेफरेंसेस चेंज हो जाएंगे, और वो कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेगा। सॉरी, तो नंबर ऑफ कहना चाहिए रेफरेंसेस डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये बात हमको समझ में आ गई कि नंबर ऑफ रेफरेंसेस जो होंगे वो आपका डिपेंड करेगा। मैंने आपको बताया कि 1 के केस में जो नंबर ऑफ रेफरेंसेस होंगे वो अप्रॉक्स कितने हो जाएंगे, 20, या ये कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। मैं आपको अप्रॉक्स बता रहा हूं, इससे ऊपर भी हो सकते हैं और थोड़े कम भी हो सकते हैं। इसीलिए जब हम 1 2 या वो बोलते हैं, उस केस में आपके पास आता है 28। तो दो चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि क्यों इनिशियली 24 साइज लेता है, स्टार्ट ही 24 से करता है, क्योंकि 3 चीजें होती हैं, क्लास का नेम, देन द वैल्यू एंड नंबर ऑफ रेफरेंसेस, और नंबर ऑफ रेफरेंसेस रिप्रेजेंटेशन, और जो जो उसको मेमोरी को पॉइंट कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो ये आपने ऑलरेडी देख लिया, इंपोर्ट आपने किया sys डॉट गेट साइज ऑफ, तो ये आपका आ गया 24, और जब आप 1 बोलते हो तो 28 और बड़ी वैल्यू भी देते हो तो आप देखोगे वो लगभग 40 या उससे थोड़े हाइयर पे जा सकता है। फिर इसका लास्ट पॉइंट था डेटा टाइप्स आर अनबाउंडेड।
अगर हम बात करें तो डेटा टाइप्स आर अनबाउंडेड। अनबाउंडेड का मतलब ये हुआ कि जैसे आपने इंटीजर लिया, अब उसका कोई रेंज नहीं है, दे आर अनबाउंडेड। जैसे कि सी प्लस प्लस जावा की बात करते थे तो उसमें हमारे पास मिन रेंज होता था, मैक्स रेंज होता था। मिन मतलब निगेटिव टू पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पास आप जितनी बड़ी वैल्यू लेना चाहते हो ले सकते हो, क्योंकि ना तो यहां कोई साइज फिक्स है और ना ही कोई रेंज फिक्स है। ये बस डिपेंड किस पे करता है, अगर वेरिएशन आएगा भी थोड़ा सा तो ये डिपेंड करेगा आपके सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन में, जिसमें कि आपका प्लेटफॉर्म कौन से बिट का कंपाइलर यूज कर रहे हो, या आप बात करोगे रैम की बेसिक नीड की, या रैम का कॉन्फ़िगरेशन कितना है। तो आपका जो मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है is that in Python data type like integer don't have any range, they are unbounded like C, C++, Java, they don't have max or min value. So an int variable can store as many digits as we want. तो ये था इंटीजर का पूरा पूरा डिस्क्रिप्शन और कैसे डेटा टाइप को हम हैंडल करते हैं पाइथन में, वो चीजें हमने आज देखी। अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि पाइथन में कोई स्पेसिफिक रेंज नहीं होता, पाइथन में कोई स्पेसिफिक साइज नहीं होती। तो यहाँ साइज और रेंज का डिस्कशन जो है उसको करने की जरूरत ही नहीं है। आप जितनी बड़ी वैल्यू लेना चाहते हैं उतनी बड़ी वैल्यू ले सकते हैं।